अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स डायरी। डियर व्यूवर्स, आज हम सेक्सुअल असॉल्ट और एविडेंस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि हम क्राइम सीन से एविडेंस को कैसे कलेक्ट करेंगे और फिर उस पर कौन से टेस्ट या प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे ताकि किसी भी क्रिमिनल माइंड्स को हम आइडेंटिफाई कर सके और उसको कटहरे में ला सकें। सेक्सुअल असॉल्ट क्या है बेसिकली? जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अपोनेंट और द विक्टिम्स, तो उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट में कंसीडर कर रहे होते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट में फिर वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो सेक्सुअल असॉल्ट इज़ अ सीरियस ऑफेंस अराउंड द ग्लोब। ये एक सीरियस नोवियत का एक मामला है जो कि दुनिया में हर जगह इस तरह के केसेस सामने आते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस हैं इस बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सज़ाएं हैं इस केस में। लेकिन अगेन चाहे यूरोप हो या एशिया हो, ये एक सीरियस ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या सेक्सुअल असॉल्ट्स में मुख्तलिफ सिचुएशंस आ सकती हैं, जैसे कि इसमें एक टर्म यूज़ होती है रेप। रेप के केस में ये होता है कि जब मेल जो जो भी क्रिमिनल माइंड का होता है और वो किसी फीमेल के साथ विदाउट कंसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी ज़बरदस्ती परफॉर्म करता है तो उसको हम रेप के कंसिडर कर रहे होते हैं। जबकि एक टर्म यूज़ होती है सोडोमी। सोडोमी जो है उसको कहते हैं जब कोई मेल काउंटर पार्ट किसी दूसरे मेल काउंटर पार्ट के साथ किसी सेक्सुअल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको सोडोमी कहा जाता है। ये टर्म्स जब भी आप किसी फोरेंसिक लैब में काम करेंगे तो इट डेली की यूज़ के टर्म्स होती हैं, क्योंकि ये डेली आपके पास स्पेसिमेंस इसके रिसीव होते रहते हैं। तो हर एक की बारे में मुख्तलिफ आपने सैंपल्स कैसे कलेक्ट करने हैं वो हम साथ साथ आगे देखेंगे। सो फोरेंसिक प्रोफेशनल फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन, रिकवरी, पैकिंग एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस। तो बीइंग फोरेंसिक प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजिस्ट, आपका मेन फोकस क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई करें जो भी आपके पास एविडेंस हैं, रिकवर करें और उसके बाद उस रिकवर करने के बाद उसकी प्रॉपर पैकिंग करें और उसको लैब में लेके आएँ और लैब के अंदर उसकी एनालिसिस करें और फिर उसको रिपोर्ट के फॉर्म में ले आएँ, जो कि एक एविडेंस का काम करेगा किसी भी कोर्ट रूम में। Evidence collection to DNA profiling need timely approach and proper tools to utilize। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने एविडेंस कलेक्शन करनी है फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग और to detect the semen or sperms or blood cells from the crime scenes, जहाँ पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट की एक्टिविटी हुई हुई है तो हुआ है, तो उस केस में आपको टाइमली अप्रोच आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप महीने बाद जाके वहाँ से सैंपल कलेक्ट करने के लिए जा रहे हो। इट इज़ फिर तो सैंपल ज़ाया हो चुका होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर प्रॉपर टूल आपके पास होनी चाहिए कि आपने सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। आपके पास स्वाब से आपने कलेक्ट करना है या आपने ब्लड ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपके पास जो भी लेटेस्ट एडवांस टूल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास टूल्स नहीं है या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है इससे रिलेटेड, तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि एविडेंस को ज़ाया कर सकते हैं। सो एविडेंस को ज़ाया करने का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी जिसके साथ ये क्रिमिनल एक्ट हुआ है, जो विक्टिम है बेचारा, उसके आपने कोर्ट्स में उसके केस को आपने कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि डीएनए प्रोफाइलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में। The sperm cells more resistant than somatic to biological degradation। So ये एक प्लस पॉइंट है। जब भी हम सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में एविडेंस को कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा प्राइमरीली जो फोकस करते हैं वो हमने स्पर्म सेल्स या सीमन्स वगैरह को वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं या हेयर्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम विक्टिम और परपेट्रेटर के साथ कंपेयर करते हैं, जो क्रिमिनल होता है, और वो हमें हेल्प करता है एक एंड रिजल्ट पे ले जाने के लिए। सो स्पर्म सेल्स के
एक अहम चीज़ ये है कि ये सोमैटिक सेल की निस्बत ज़्यादा रेजिस्टेंट है बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को। मींस कि हमें थोड़ा बहुत टाइम इसमें मिल जाता है, यानी हम दूसरे दिन या तीसरे दिन भी इसमें सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन अ वीक और सो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कवायद हैं जो हम आगे देखेंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि स्पर्म सेल जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है। उसकी वजह ये है कि द स्पर्म न्यूक्लियस विच इज़ नोन एज प्रोटामीन प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियसिस। सो ये प्रोटामीन जो है इट हैज़ दैट कैपेबिलिटी, इट हैज़ दैट सुपर पावर कि वो न्यूक्लियसिस की एक्टिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करता है। इट हैज़ द डिफेंस मैकेनिज्म, सो इट टेक अ लिटिल मोर टाइम than that of somatic cells. So biological degradation इसकी इतनी जल्दी नहीं होती। अब जो भी होल प्रोसीजर है फ्रॉम एविडेंस कलेक्शन टू परफॉर्मिंग और एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग तक, हम सारा इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म से समझेंगे। तो इसको आपने ज़रा गौर से अंडरस्टैंड करना है तो आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। Let's say you are a forensic technologist and you have been asked that certain sexual assault case has been reported in certain areas of the city. So you have to go there and collect the evidence from there and bring it to the labs and perform analysis and prepare a report. So you will go there, you have to come across थ्री टाइप्स ऑफ सैंपल्स, यानी तीन जगहों से आपको सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे। तीन किस्म की सिचुएशन आपके पास होगी। ज़ाहिर है सेक्सुअल असॉल्ट का अगर केस हुआ है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों का उसमें चांस हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई ग्रुप रेप का केस कहीं रिपोर्ट हुआ है तो उसमें दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, या कम से कम दो तो लाजमी होते हैं, जिसमें एक विक्टिम होता है जिसके साथ ज्यादती होती है और दूसरा परपेट्रेटर होता है जो कि क्रिमिनल होता है जिसने वो एक्टिविटी ज़बरदस्ती परफॉर्म की होती है। और थर्ड में आपने देखना होता है क्राइम सीन को। क्राइम सीन वो है कि जहाँ पे वो वकुआ या जो सेक्सुअल असॉल्ट की एक्टिविटी परफॉर्म हुई होती है। सो आप सबसे पहले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ पुलिस, आप क्राइम सीन्स का विजिट करेंगे और आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे, फिलहाल आप विक्टिम और परपेट्रेटर को भूल जाएं, आप क्राइम सीन्स के ऊपर जाएंगे। फोरेंसिक लाइट सोर्स आपके पास होगी, आप नेकेड आई से देखोगे। अगर आपके पास एक छोटा वैक्यूम मशीन है ताकि अगर सीन रेजिड्यू पे कई हेयर्स वगैरह पड़े हुए हैं जो आपके पास आपको नज़र नहीं आ रहे, तो आप वैक्यूम से, जो बिल्कुल क्लीन वैक्यूम होगा, उसको सक करेंगे तो वो हेयर्स उसके फिल्टर में फंस जाएंगे, जिसको आप बाद में फॉर डीएनए एनालिसिस वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्राइम सीन में आपके पास दो तरह के स्पेसिमेन मिल सकते हैं, एक नॉन बायोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है और दूसरा बायोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है। नॉन बायोलॉजिकल में आपके पास ज़्यादातर आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कि फुटवेयर है, फिंगरप्रिंट्स आप लेते हो, कहीं पे ग्लास डोर पे लगे हुए हैं या चेयर पे लगे हुए हैं, उसको आप कलेक्ट करते हो और उसको फिर आप फिजिकल और केमिकल एनालिसिस कर रहे होते हो। करने के बाद फिर आप सर्टन उस पे जाते हो। फिर दूसरा एस्पेक्ट जो होता है वो बायोलॉजिकल एविडेंस का होता है। बायोलॉजिकल एविडेंस में क्राइम सीन्स में आप देखते हो कि जो कारपेट पड़ा हुआ है या जो वहाँ पे कोई रग्स है या चेयर्स वगैरह है, उस पे आप स्टेन्स देखते हो कि कहीं ब्लड स्टेन्स अगर आपको मिल जाते हैं या सिमिनल स्टेन्स मिल जाते हैं, सलाइवा मिल जाता है या उस किसी भी विक्टिम्स या परपेट्रेटर के हेयर्स मिल जाते हैं, वो सब आपने कलेक्ट करने हैं और अलग अलग इन्वेलप में उसको जो है वो सील कर देने हैं, पैक कर देने हैं। तो ये आ गया बायोलॉजिकल एविडेंस क्राइम सीन से। फिर बारी आ जाती है विक्टिम की। विक्टिम जो होता है जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, अब ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ने जो बात क्लेम की है वो ठीक होगी, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विक्टिम बाज़ औक़ात झूठ भी बोलता है किसी भी बंदे को फंसाने के लिए। जो हम परपेट्रेटर को कंसीडर कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि लोग जो है वो जब एक सर्टन बंदे से उसको वो शादी की रिक्वेस्ट करते हैं और नहीं होती, फिर वो ऐसे इल्ज़ाम लगा लेते हैं ताकि उसको फंसाया जाए, लेकिन ये बहुत रेयर ऐसा होता है। सो अगेन बात वही आ जाती है कि आपने आंखें खुली रखनी है और अपने कान बंद रखने हैं, आपने एविडेंस को कलेक्ट करना है और एविडेंस की तरफ जाना है। सो विक्टिम ज़रूरी नहीं है कि
ठीक होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप विक्टिम की पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि आया कोई ऐसे निशानात मिल रहे हैं जिससे जाहिर हो सके कि इनके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई हुई है ज़बरदस्ती। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती कोई सेक्सुअल एक्ट करता है तो विक्टिम खुद को बचाने के लिए हर हत्तुल इम्कान कोशिश करता है, वो हाथ पैर मारता है, तो उसके चांसेस हो सकते हैं कि जो परपेट्रेटर होगा उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस वगैरह लाजमी होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि साथ साथ देखनी होती है, और ये मेडिको लीगल ऑफिसर का काम होता है, जो डॉक्टर्स होता है जिसको हम मेडिको लीगल ऑफिसर कहते हैं, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। लिहाजा उसमें आपका काम नहीं होता, लेकिन आप उसको गाइड कर सकते हो कि मुझे इस केस में इस तरह के सैंपल चाहिए होते हैं, जो उनको भी मालूम होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि लैब से भी वो इनपुट्स ले लेते हैं। तो विक्टिम की फिजिकल एग्जामिनेशन में गारमेंट्स उसके हो सकते हैं या बॉडी एविडेंस हो सकती है। गारमेंट्स ये है कि उन्होंने जो भी क्लॉथ्स पहने हुए हैं उसको नए क्लास दिलवा लेते हैं, वही क्लास उतार के उसके मुख्तलिफ लाइट सोर्स में, जैसे फोरेंसिक लाइट सोर्स है या फ्लोरेसेंस लाइट सोर्स है, उसके अंदर उस गारमेंट्स को एनालाइज किया जाता है और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखा जाता है कि अगर कहीं पे ब्लड स्टेन मौजूद है, कहीं पे सीमन का स्पॉट मौजूद है, सलाइवा मौजूद है या हेयर्स मौजूद है, तो उसको आप कलेक्ट कर लेते हो। ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह या लाइट सोर्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि बाज़ औक़ात हमें बैकग्राउंड ऐसा होता है, जैसे कि अगर वाइट क्लॉथ्स हैं उनके, तो उस पर सीमन स्पॉट का ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएगा, या रेड क्लॉथ्स है तो उस पर ब्लड का कुछ खास नज़र नहीं आएगा। तो वो कंट्रास्ट देखने के लिए फिर हम सर्टन लाइट सोर्स का सहारा लेते हैं। बॉडी एविडेंस में ये होता है कि फिर फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में उनके पूरे बॉडी को देखा जाता है, कहीं पे अगर कोई मार्क्स हैं, कोई बाइट मार्क्स हैं, उसको नोट किया जाता है, वहाँ से सैंपल लिया जाता है। फिर उनकी जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं उनको देखे जाते हैं कि जहाँ पे सेक्सुअल अगर एक्टिविटी हुई होती है तो वहाँ पे कुछ ब्रूजेस वगैरह हो सकते हैं, सर्टन मे बी ब्लीडिंग स्पॉट्स हों, या कोई और इस तरह के हेयर्स मिल सकते हैं परपिट्रेटर्स के, तो वो सब आपने कलेक्ट करने हैं। फिर जेनिटल ऑर्गन्स में से अगर तो विक्टिम जो है वो फीमेल है तो उसके वेजाइनल स्वाब्स लिए जाते हैं, अराउंड द वेजाइनल एरिया स्वाब्स लिए जाते हैं और रेक्टल स्वाब लिए जाते हैं। और इन केस अगर सोडोमी का केस है जिसमें मेल काउंटर पार्ट विक्टिम है, तो उस केस में ये हो सकता है कि फिर रेक्टल स्वाब लिए जाते हैं और पिनाइल एरिया के इर्द गिर्द के स्वाब्स भी लिए जाते हैं। और साथ ही साथ नेल्स वगैरह भी बाज़ औक़ात विक्टिम्स के ले लिए जाते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर वो ख़ुद को डिफेंस करने के लिए वो हाथ पैर मारता है और वो स्क्रैच कर लेता है इसकी बॉडी को, तो हो सकता है कि जो परपेट्रेटर है, जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल है, ठीक है, सस्पेक्टेड, रिमेंबर जब तक उस पर साबित नहीं हो जाता रिपोर्ट से या अदालत से, वो सस्पेक्टेड ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि विक्टिम ने इल्ज़ाम लगाया हो। तो आप उसकी नेल्स को जो है वो उसमें से सैंपल कलेक्ट करते हो, उसको कट कर लेते हो और उसको फॉर डीएनए एनालिसिस उसको भी कंसीडर करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे बारी आ जाती है परपेट्रेटर की। परपेट्रेटर जो है वो सस्पेक्टेड आपका जो क्रिमिनल होता है, और इसका काम ये है कि आपको उसको पहले थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है, उसको इंटरव्यू करें, ठीक है, क्योंकि विक्टिम ने अपनी कहानी सुनाई है, परपेट्रेटर अपनी कहानी सुनाएगा, लेकिन आपने उनकी बातों को सुनना है, उसको वो लाइक अपनी आंखें आपने खुली रखनी, उसको ये नहीं है कि उसकी बात को लेके आप सारा काम अपनी केस को प्रोसीड करें। तो उसमें भी आप उसके गारमेंट्स लेते हैं, जिसमें आप उसके जेनिटल सैंपल्स, हेयर्स और रेफरेंस सैंपल्स लेते हैं। रेफरेंस सैंपल्स आप उसका ब्लड सैंपल्स ले सकते हैं कि आप उसके अगर विक्टिम्स के स्टेन्स वहाँ से बरामद होती है, तो आप उसके रेफरेंस सैंपल परपेट्रेटर के साथ डीएनए एनालिसिस करके मैच जब करोगे तो ज़ाहिर है फिर आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाओगे कि हाँ ये बंदा है या नहीं है। तो उस केस में अगर हेयर्स कोई मौजूद है वो भी देख लेते हैं, और पिनाइल स्वाब्स वगैरह भी ले लेते हैं इसके, और इसके इर्द गिर्द एरिया के स्वाब्स ले लेते हैं। फिर अगर बॉडी एविडेंस में फिर अगेन इसकी बॉडी के ऊपर स्टेन्स देखते हैं, हो सकता है कि किसी विक्टिम के बॉडी फ्लूइड्स के स्टेन इसके ऊपर मौजूद हो या सलाइवा वगैरह की। फिर हेयर्स वगैरह अगर किसी विक्टिम के हो सकता है कि इसके क्लॉथ्स पे मौजूद हो या उसकी बॉडी पे मौजूद हो, तो वो सब आपने एविडेंस कलेक्ट करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एविडेंस। अब आ जाता है कि आपने एविडेंस कलेक्ट कर लिया और एविडेंस आप ले आए लैब के अंदर। जब आप लैब के अंदर ले आते हैं तो फिर
मेन पार्ट शुरू हो जाता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट या फॉरेंसिक टेक्नोलॉजिस्ट का। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये जो काम परफॉर्म हो रहा होता है, विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन या परपेट्रेटर की मेडिको लीगल ऑफिसर करता है, वर्ल्ड वाइड उन्हीं का काम है ये। और क्राइम सीन से हमारे यहाँ ये जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं दूर दराज एरियाज़ में, अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले कर रहे होते हैं, और अक्सर औकात वो गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई होती। क्योंकि हमारी फॉरेंसिक की वो इतने स्ट्रांग नहीं है। पीएफएसए पंजाब में अब उन्होंने टीमें तश्कील दे दी हैं जो प्रॉपर जाती है और उनके पास प्रॉपर किट होती है क्राइम सीन से कलेक्ट करने के लिए। अदरवाइज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी होती है और वो वहाँ से ये एविडेंस कलेक्ट करता है। लेकिन जब वो लैब में आ जाता है फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। अगेन आप उसके सील्स वगैरह चेक करने के बाद सैंपल रिसीव कर लेते हो और फिर उसकी आप माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन करते हो। अगेन जैसे फोरेंसिक लाइट सोर्स है या मैग्नीफाइंग ग्लासेस से आप फाइबर्स देखते हो और फाइबर्स की माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर लेते हो। फाइबर्स आप क्लॉथ्स वगैरह के ऊपर देख रहे होते हो, फिर उसके ऊपर क्लॉथ्स वगैरह है या जो भी है उसके ऊपर स्टेन्स देखते हो, या जो भी सीन आपके पास रेजिड्यू वो आए हैं, जैसे कारपेट्स वगैरह के टुकड़े आए हैं, तो उसको आपने उसके ऊपर स्टेन्स को देखना है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स देखना है। ठीक है, सो उसके लिए फिर आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी करते हो और फिर प्रिजम्पटिव कंफर्मेटरी टेस्ट भी परफॉर्म करते हो ताकि आप किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंच सकते हो। स्टेन्स को हम फिर देखते हैं कि आया स्टेन्स ब्लड के जो हैं वो ह्यूमन नेचर के भी हैं या एनिमल के हैं, तो उसका भी एक प्रॉपर तरीका है। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में फिर आपके पास आ जाती है कि जो भी फाइबर्स आपके पास है कि आया ये सिंथेटिक फाइबर है यानी किसी क्लॉथ का फाइबर है या किसी और चीज़ का है, या ये ह्यूमन हेयर है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है तो उस पर आप केमिकल फिजिकल एनालिसिस कर लेते हो और उसकी फर्दर नोयत को मालूम कर लेते हो। लेकिन अगर ह्यूमन हेयर है और उसके अंदर वो रूट भी मौजूद है उसका, तो फिर आप उसको एक एविडेंस के तौर पर उसका डीएनए परफॉर्म कर सकते हो और बाद में उसको जो परपेट्रेटर से आपने रेफरेंस सैंपल लिया है उसके साथ मैच कर सकते हो। फिर जो सैंपल आपने लिए थे यहाँ पे दो स्टेन्स के, वो एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए आपने रख दिया, दूसरा प्रिजम्पटिव या कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। तो जो स्टेन्स है उसका जब आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हो तो आप उसमें पहले माइक्रोस्कोपिकली उस स्टेन्स को जब आप उसमें से स्लाइड बनाते हो बाय यूजिंग 1% HCl, ये भी हम आगे देखेंगे, और उसको मॉइस्ट करके उसमें से फिर ड्रॉप्स लेके तो उसको आप माइक्रोस्कोप में देखते हो बाय यूजिंग ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फ्लोरेसेंस एंड फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, और फिजिकली आप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू स्पर्म्स देखते हो उसमें। फिर उसके बाद सेल आइडेंटिफिकेशन करते हो कि मेल एंड फीमेल सेल बाय फिश एंड सेल आइसोलेशन बाय लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन मेथड। ये एडवांस टेक्निक है, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था जब हम फोरेंसिक लैब में काम करते थे। सेल आइडेंटिफिकेशन का हम माइक्रोस्कोपिकली कर लेते थे और कुछ प्रिजम्पटिव टेस्ट करने के बाद उस सैंपल्स को अगर उसमें डीएनए का क्वेश्चन हुआ होता था कि क्या इसका डीएनए मैच कर रहा है या नहीं, तो फिर हम उसको सैंपल को फर्दर डीएनए में भेज देते थे जब उस स्पर्म्स के लिए पॉजिटिव आ जाता था। सेल आइडेंटिफिकेशन वाला जो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो फिश है और दूसरा ये जो माइक्रो डाइसेक्शन टेक्निक है, तो ये आपके पास बेसिकली एक ऐसा टेक्निक है जिसमें लेबल जो मार्कर्स हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है, जो कि मेल के जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं या फीमेल के जो कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं उसको डिफरेंशिएट कर सकें उसके साथ बाइंड करने के बाद, या फिर सेल को आइसोलेट करता है बाय लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन टेक्निक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सैंपल ज़ाया होने का चांस होता है जब हम डायरेक्टली देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोपिकली। इसमें यह है कि हमें स्पर्म्स को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन टेक्निक की मदद से उस पार्ट को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, यानी लेज़र उसको कैप्चर कर लेता है उसको डाइसेक्ट करने के बाद उस फील्ड को वहाँ से, और उसको फिर बाद में आप फॉर जेनेटिक एनालिसिस डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें सैंपल ज़ाया नहीं होता। प्रिजम्पटिव और कंफर्मेटरी टेस्ट में मुख्तलिफ टेस्ट हैं, कुछ कैलोरीमेट्रिक टेक्निक्स हैं, सबको आपको पता है कैलोरीमेट्रिक टेक्निक का, और कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जो कि नॉर्मली हमारे पास इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक बेस्ड होते हैं। तो उसमें हम फिर देखते हैं कि आया ये जो स्टेन्स हैं वो ह्यूमन नेचर के हैं या नॉन बायोलॉजिकल या नॉन ह्यूमंस के हैं।
तो नॉन ह्यूमन हो तो फिजिकल केमिकल एनालिसिस करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ह्यूमन के लिए फिर हम क्या कर लेते हैं कि ब्लड, सीमन, अगर स्लाइवा, इनमें से कोई भी होगा तो हम उसको फर्दर फिर जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। जेनेटिक एनालिसिस में फिर आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। डीएनए उसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि पहले आप डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हो, डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद फिर डीएनए क्वांटिफिकेशन करते हो बाय यूजिंग पीसीआर, आरटीपीसीआर, रियल टाइम, या और उसके बाद आप डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करते हो। एम्प्लीफिकेशन करने के बाद आप क्या कर लेते हो कि डीएनए एनालिसिस कर लेते हो, और फिर डीएनए प्रोफाइल आपका बन के आ जाता है, और जो हेल्प करेगा आपको ह्यूमन की आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि आपने रेफरेंस सैंपल लिया होगा। और दूसरा ये कि आपके पास अगर आपने बहुत ज़्यादा सालों से टेस्ट किए हुए तो आपका एक डाटाबेस भी डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा जो है वो पहले भी एक सीरियल वो होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी उसने की होती है, पहले भी रेप के केसेस उसने रिपोर्ट उसकी वजह से हुए होते हैं, तो वो आपको फिर डाटाबेस से मिल सकता है। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन में आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको पता है, जैसे चेलेक्स है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आते हैं उसके। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, और कैलोरीमेट्रिक किट्स मेथड है। तो ये हम किसी प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करेंगे तो इसमें एक आध टेस्ट हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर डीएनए क्वांटिफिकेशन है, जिसमें आरटीपीसीआर यूज़ करते हैं, ल्यूमिनेसेंस बेस्ड उसके जो प्रोब्स होते हैं, मार्कर होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं, कीमोल्यूमिनेसेंस जो है वो इमिट करते हैं। फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन है, उसमें हमारे पास शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं, जो कि एक्स क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर या वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर। फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होती है, या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, जिसके बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स जो होते हैं ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ करने में आसानी होती है, और हम 110% श्योर होते हैं कि यही बंदा इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी में। ये हम फिर फ्यूचर में अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। डीएनए एनालिसिस फिर कैपेलरी और डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड जो है, जिस तरह एडवांस्ड सीक्वेंसिंग, पायरो सीक्वेंसिंग वगैरह अवेलेबल है टेक्निक्स, या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, तो उसमें हम डायरेक्ट परफॉर्म करके डीएनए प्रोफाइल डेवलप कर लेते हैं। ऑटोसोमल शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हो गए, या वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर शॉर्ट टेंडम रिपीट हो गए, या एक्स क्रोमोसोम्स पे है, एसएनपीस है, फाइनोटिपिक है, तो ये जियोग्राफिक इंसिस्ट्री के किस इतने ग्रुप से ये बंदा बिलोंग करता है, तो ये सारी चीज़ें देख के एक प्रोफाइल डेवलप हो जाता है, और आखिरकार हम कंपैरेटिव स्टडी या डीएनए डेटाबेस में देखकर बंदे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग का तरीका है ये इतना बेहतरीन है कि यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि इस बंदे का मुकाबले में एक दूसरा बंदा भी हो सकता है, यानी वो इतनी ज़्यादा है कि इतनी कम है कि वो मतलब गलती हो जाए, कि ह्यूमंस जितने हमारे ज़मीन पे मौजूद हैं वो सारे अगर मिल भी जाएं तो तब भी मैच नहीं करेंगे इस बंदे की प्रोफाइल के साथ। उससे 7 गुना बंदों की तादाद बढ़ा दी जितनी दुनिया मौजूद है, फिर जाके हो सकता है कि 1% की प्रोबेबिलिटी बन जाए। सो लिहाजा अगर सैंपल कलेक्शन सही हुई है, सैंपल कलेक्ट करते हुए किसी ने ये डंडी ना मारी हो कि सैंपल पैसे लेके कुछ उसने गड़बड़ कर दी हो, सैंपल मिक्स कर दिया हो, अदरवाइज चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन हुई हुई है, तो फिर कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि कोई मिसडायग्नोज हो जाए और कोई इनोसेंट बंदा इसमें फंस जाए। अब बारी आ जाती है कि आपने एविडेंस कलेक्ट कैसे करना है, यानी एविडेंस के कलेक्शन का टाइम कितना है और किन किन जगहों से आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आप बीइंग फॉरेंसिक साइंटिस्ट हर वो पॉसिबल जगह से सैंपल कलेक्ट करेंगे जहां से चांसेस हैं कि जो भी परपेट्रेटर है या क्रिमिनल है उसने उसका सैंपल हमें मिल जाए। ठीक है, तो जो वाइबिलिटी है स्पर्म्स की या स्ट्रेन्स की कि इतने घंटे या डेज के अंदर आप सैंपल कलेक्ट करोगे तो चांसेस है कि अगर वहाँ पे स्टेन या स्पॉट लगा हुआ है तो वो आपको हेल्प करेगा या वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ओरल कैविटी है,
तो इसमें आपका फोर्स ओरल कैविटी में हम लोग खाना खाते पीते हैं, तो अगर उसमें कोई स्टेन्स वगैरह हैं सेमिनल्स या ब्लड वगैरह के, तो वो ज़्यादा अरसा नहीं रहेंगे, 6 आवर्स तक। अगर उसको आप ज़रूरी है कि आप ड्राई कॉटन स्वाब लें और वहाँ से सैंपल को कलेक्ट कर लें। फिर यूरिन है। यूरिन भी ज़ाहिर है जब बंदा यूरिन पास करता है तो फर्स्ट प्रेफरेबली ये है कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट की एक्टिविटी हुई है तो जो पहला यूरिन है उसको कलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो 1 डे तक आप कलेक्ट कर सकते हैं यूरिन। सिमिलरली स्लाइवा को आप 1 डे तक कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा अगर कोई यहाँ पे आपको सेल्स मिल जाते हैं विक्टिम्स के, सॉरी परपेट्रेटर के। फिर हैंड्स है। हैंड्स में आपके पास ये है कि विक्टिम्स के और परपेट्रेटर दोनों के तो सारे जो पामर सरफेस ऑफ ईच हैंड्स हैं, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, एविडेंस को कलेक्ट करना है कि आप एक मॉइस्टन स्वाब लेंगे और इनके हैंड्स के पाम्स के दरमियान हर जगह उसको जो है वो उसके ऊपर सैंपल को कलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर रगड़ेंगे, और उसको आपने फ़ौरन जो है वो थोड़ा सा एयर ड्राई करने के बाद उसके अंदर डाल देना है, जो भी आपके पास एनवेलप या उसका अपना होल्डर होता है जिसमें आपका स्वाब जो है वो बाहर की एयर से महफूज रहता है। तो 1 डे के अंदर आपने यूरिन, स्लाइवा और हैंड्स से सैंपल कलेक्ट करना होता है। फिर 3 डेज तक आप सैंपल ले सकते हो। जो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई हुई है या सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट हुआ हुआ है तो उसमें 3 डेज के अंदर अंदर आपने सैंपल लेना है। किस जगह से? वेजाइनल वेस्ट्यूब्यूल से। स्पर्म सेल जो है वो मौजूद हो सकते हैं विक्टिम्स के क्लिटरस, फ्रेनुलम ऑफ लेबिया माइनोरा, पोस्टीरियर लेबिया मेजोरा वगैरह, एनल और रेक्टल और पेरी एनल रीजन, यानी एनल रीजन के इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ से आपने स्वाब्स को जो है वो मॉइस्चर स्वाब्स के ज़रिए उसको कलेक्ट करना है। हेयर जो है आपने जो एग्रेसर्स है या परपेट्रेटर जो है उसको एग्रेसर भी कहते हैं, उसकी जो प्यूबिक हेयर्स है उसको कॉम्ब करके उसमें से जो भी अगर सैंपल्स कलेक्ट होते हैं हेयर के तो उसको आपने क्लीन एनवेलप में डाल देने हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपको विक्टिम्स के हेयर्स मिल जाए, क्योंकि अगर प्यूबिक एरिया में विक्टिम का हेयर मौजूद है तो that is that evidence will be enough that that person is involved in that sexual activity. Nails जो है जो hyponychimeria if the fights with the aggressor, again अगर वो खुद को बचाने के लिए वो फाइट करता है तो recover the evidence using a light moistened swabbing or cut the nails of each hand and pack them separately in envelope. So that is avoid hand washing. तो हाथ धोने से पहले आपने कोशिश करनी है कि उनके नेल्स को क्लिप करके उसको आप जो है वो एक सेपरेट एनवेलप में बंद करें। सिमन ऑन स्किन, ऑल ओवर बॉडी उसकी स्पॉट्स देखता है। जो मेडिकल लीगल ऑफिसर्स होते हैं उनका काम होता है स्पेशली कि उस पर्सन के बॉडी के तमाम जगहों पे लाइट ऑन करके स्पॉट्स देखते हैं। अगर कहीं पे सीमेनल स्टेन्स मौजूद हैं तो उसको फिर क्या कर लेते हैं कि एविडेंस को कलेक्ट कर लेते हैं। डे 4 पे आप सैंपल ले सकते हो पीनस एंड स्क्रोटम एरिया से। सो डीएनए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पीनस, ग्लैंड्स, कोरोना ग्लैंड्स, स्क्रूटम। रिकवर द एविडेंस यूजिंग अ लाइट मॉइस्चर स्वाब, अवॉइड वॉशिंग एंड गेट द सैंपल एज सून एज पॉसिबल। तो जाहिर है जब भी ऐसा कोई सेक्सुअल असॉल्ट की एक्टिविटी होती है तो सबसे अहम पहले काम यही करना होता है कि आपने जो विक्टिम्स होते हैं और जो परपेट्रेटर या एग्रेसर होता है उसको आपने बॉडी को वॉश करने या नहाने नहीं देना होता जब तक आप उसका सैंपल कलेक्ट नहीं कर लेते। डे 9 तक आप वेजाइनल वॉल्ट से सैंपल ले सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एक हफ्ता भी गुजर जाता है, रिमेंबर जो एक केस रिपोर्ट हुआ था कि आफ्टर 28 और 25 डेज भी वेजाइनल स्वाब जब लिया गया तो उस सेक्सुअल एक्टिविटी का सैंपल स्पर्म्स रिकवर हुए थे। सो देयर इज़ ए चांस के हाई वेजाइनल स्वाब जब लिए जाते हैं तो उस फ्रॉम डीप इनसाइड द वेजाइना तो फिर वो चांसेस हैं कि आफ्टर 9 डेज भी आपको सैंपल पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक है। सो रिकवर द एविडेंस एज सून एज पॉसिबल यूजिंग अ ड्राई स्वाब। सो फॉर इन केस ऑफ वेजाइनल वॉल्ट से अगर सैंपल लेना है तो फिर हम ड्राई स्वाब से सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सो ये आपके पास डिफरेंट आर से लेकर डेज तक आपके पास आप मुख्तलिफ जगह पार्ट से, बॉडी पार्ट से या आपके क्या कहते हैं विक्टिम्स या एग्रेसर्स के जो
क्लॉथ है वहाँ से आप सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो उसने शावर ना लिया हो या वो जो भी जिन चीज़ों को मना किया गया है। सो इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है जब भी आपने एविडेंस कलेक्शन करनी है। अब हमने कहा था, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये देखा था कि हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं और साथ हम कुछ प्रिजम्पटिव या कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे होते हैं। वो सर्टन बायोकेमिकल या इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि फोरेंसिक लाइट सोर्स का जिक्र हुआ कि हम यूज़ करते हैं, तो हम स्टेन्स को देखने के लिए नॉर्मली इनको करते थे। तो उसमें हम 300 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सब जो प्रेजेंटर या कंफर्मेटरी टेस्ट है इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं और साथ ही डिसएडवांटेजेस भी। तो फोरेंसिक लाइट सोर्स में क्या फ़ायदे यही है कि डिटेक्शन बाय इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जैसे कि ब्लड है तो वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है और इसी तरह जो सेमिनल स्टेन्स हैं वो इमिट करते हैं लाइट, तो उसके स्पॉट्स नज़र आ जाते हैं जब आप ये फोरेंसिक लाइट सोर्स पर डालते हैं। ऑब्जर्वेबल बायोलॉजिकल एविडेंस ऑन टेक्सटाइल एंड अदर सर्फेसिस, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, ये सिर्फ लाइट पुट करनी है तो उससे आपका स्पॉट्स के अंदर सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, उसको आप पर फर्दर डीएनए एनालिसिस वगैरह या फर्दर टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सो टेस्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, यानी आप बार बार उसके ऊपर देखोगे तो आपको सेम रिजल्ट्स आउटकम मिलेंगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक फॉर बायोलॉजिकल एविडेंस, रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। ये इसके अंदर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आपने किस एंगल से टॉर्च पकड़नी है और किन किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, और स्पॉट्स अगर इस तरह के स्पॉट्स की नज़र आता है तो इसका क्या मतलब है कि ब्लड है या सीमन है। सो इसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ज़रूरी है। मास रिएक्शन इन सर्टन फैब्रिक्स, मास रिएक्शन ये है कि कोई डाइज वगैरह उस फैब्रिक्स के हैं जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है कि सेमिनल स्टेन्स है या ब्लड स्टेन है, सो उसके अंदर मास रिएक्शन आपके पास आ सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन जो है इसकी एडवांटेज ये है कि आइडेंटिफाई स्पर्मेटिक सेल डायरेक्टली, यूज़ डिफरेंट स्टेनिंग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ब्राइट फ्लोरीन्स टेस्ट है एक हमारे पास, जिसमें हम सर्टन केमिकल्स उसके ऊपर डालते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं, लो कॉस्ट मेथड है, यानी सिर्फ आपके पास माइक्रोस्कोप है, स्लाइड्स बनाना है आपने और दैट्स इट। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है क्योंकि हम इसमें 1% HCl डालते हैं किसके ऊपर, उस क्लॉथ के ऊपर, उसको मॉइस्ट करने के लिए, ताकि उसमें से हम स्पर्म्स को रिलीज़ करवा के स्लाइड पे डाल दें। तो उसमें सैंपल लॉस हो जाता है जब हम उसको स्लाइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग अगेन चाहिए होती है। अनयूजुअल फॉर एजोस्पर्मिक और वेजो एक्टोमाइजमेंट। तो ओलिगोस्पर्मिक या एजोस्पर्मिक अगर पेशेंट है तो यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, क्योंकि एजोस्पर्मिक पेशेंट की आपके पास स्पर्म्स नहीं नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप उसको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो लिहाजा उसके लिए फिर आप सर्टन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट लगाना ज़रूरी होता है। रिक्वायर कंट्रास्ट टू ऑब्जर्व अनस्टेन्ड सेल, तो आपको इसके लिए कोई कंट्रास्ट भी साथ देखना होता है। अगर कोई अनस्टेन्ड सेल्स है तो उसके लिए स्पेशल आपने कंट्रास्ट लेना होता है। सो ये कुछ डिसएडवांटेज भी है माइक्रोस्कोपी की। फिर कैलोरीमेट्रिक मेथड जो है उसकी भी कुछ अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं कि रैपिड टेस्टिंग है, एडवांटेज यही है, डीएनए अनइफेक्टेड रहता है, आप दोबारा यूज कर सकते हैं, इजी हैंडलिंग एंड लो कॉस्ट है, कैन बी यूज्ड इन क्राइम सीन, सीमेन डिटेक्शन इन एजोस्पर्मिक केसेस। सो इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो साथ साथ आप एक केमिकल कैलोरीमेट्रिक या इम्यूनोलॉजिकल मेथड भी रन करें, ताकि अगर एजोस्पर्मिक पर्सन है तो उसको एक्सक्लूड किया सके। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट अगर है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, लिहाजा सैंपल आपका वेस्ट नहीं होता जैसे कि माइक्रोस्कोपी में हो रहा था। सो नो डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉन ह्यूमन स्पेसिफिक, सो क्योंकि अदर सोर्सेज से भी ये पॉजिटिव आ सकता है। इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एनालाइट कंसंट्रेशन, तो एनालाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी। सो इस मीन्स कि लो पॉजिटिव में हो सकता है कि इसके रिजल्ट इतने अच्छे ना आए। फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन विद अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड सब्सटेंस, सो हो सकता है कि स्पेसिफिसिटी इसकी इतनी अच्छी ना हो तो कोई और बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ इसके फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में हमारे पास सर्टन इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक डिवाइसेस अवेलेबल है, जिसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, सलाइवा, वेजाइनल फ्लूइड, यूरिया वगैरह हम देख सकते हैं।
एडवांटेजेस क्या है कि इसमें हमें मिनिमल अमाउंट ऑफ सैंपल चाहिए, एक दो ड्रॉप्स हम ले लेते हैं उसके, लो कॉस्ट एंड रैपिड टेस्टिंग है, इजी ट्रेनिंग एंड हैंडलिंग, ह्यूमन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है और हाई सेंसिटिविटी टेस्ट है बनस्बत कैलोरीमेट्रिक के। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि हुक इफेक्ट है, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो बाइंड हो जाता है, तो हो सकता है कि वो आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स दे दे। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, आप रिकवर नहीं कर सकते सैंपल्स को दोबारा, एक बार एंटीजन एंटीबॉडी बाउंड हो गए। नॉन स्पर्म डिटेक्शन है, loss of the sample by transfer on reaction tube, sensitivity affected by environmental condition, false positive reaction with other बायोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस वगैरह, तो उसके साथ ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। सो दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट द प्रिजम्पटिव एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। तो आपने अपने उसके मुताबिक कोशिश ये करनी चाहिए कि इनिशियल जो आप स्क्रीनिंग करें और उसको उसके बाद डीएनए के लिए भेजना है, तो एक तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, दूसरा आपके पास जो भी रिलायबल कैलोरीमेट्रिक या इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक अवेलेबल है तो वो आप यूज़ करें। सबसे बेस्ट तो यही है कि आपके पास अगर वो लेज़र इम्यूनोडाइसेक्शन वाला टूल मौजूद है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब बारी आती है थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ। आपने एविडेंस कलेक्ट कर लिया, आपने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर ली, आपने प्रिजम्पटिव टेस्ट कर लिया और सब में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब ये तो मालूम हो गया, ठीक है, कि जो आपने विक्टिम की बॉडी से या जो उसके विजाइनल स्वाब्स हैं उसमें आपने जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की तो उसमें से स्पर्म जो है वो आपने माइक्रोस्कोपिकली देख लिए, ठीक है, इट मीन्स कि टेस्ट इज पॉजिटिव। एंड देन या आपने प्रिजम्पटिव टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव आ गया है। लेकिन क्या जिस परपेट्रेटर के ऊपर या एग्रेसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है क्या ये उसी का ही स्पर्म है या नहीं? क्योंकि हो सकता है कि उसको फंसाने की कोशिश की गई हो, दैट विक्टिम इज इन्वॉल्व विद सेक्सुअल एक्टिविटी विद समवन एल्स, लेकिन फंसाया किसी और को गया हो। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर आपके पास बारी आ जाती है आपके पास डीएनए एनालिसिस की, डीएनए प्रोफाइलिंग की, और उसके लिए जो सबसे बेहतरीन ये है कि आपके पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर मौजूद हो जो सीक्वेंसिंग कर सके, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, इसको ह्यूमन और नॉन ह्यूमन से सेपरेट करता है। फिर ह्यूमंस में भी जैसे मैंने पहले कहा कि एसटीआरस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह की टेक्निक, या जो आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके बेस पे आप उसको एग्जैक्ट उस बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस में एक तो आपके पास एक्यूरेसी आ जाती है, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। फिर नॉन ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में कि अगर वहाँ पे कोई माइक्रोबायोटा मौजूद है और उसके डीएनए वगैरह है या एनिमल प्लांट स्पीशीज़ के एनालिसिस है तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करके दे देता है। फिर ये बता देता है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस में कि ये किस एथनिक इंसेस्ट्री क्या है, यानी किस एथनिक ग्रुप से वो बिलोंग करता है। वो बंदा एशियन है, वो अफ्रीकन है, या वो यूरोपियन उसका है, या वो मिक्स उसका है। एडमेक्स्ड पॉपुलेशन, एडमेक्स्ड पॉपुलेशन में ये होता है कि जिस तरह के अमेरिका में बहुत से लोग जो है हिजरत करके अमेरिका गए हुए महाजरीन हैं, तो वहाँ पे जब उनके दो पॉपुलेशंस के दरमियान से जब थर्ड पॉपुलेशन सामने आती है, नेक्स्ट जनरेशन उनकी जब सामने आती है, तो उसमें दोनों इंसेस्टर्स की वो हो सकती है, ठीक है। सो उसको एडमिक्स्ड पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। जो कि आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है तो आजकल इसका रुझान ज़्यादा पड़ रहा है एडमिक्स्ड पॉपुलेशन का। लेकिन अगेन फिर आप उसकी मिटरनल और जो भी वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर STRs हैं उससे आप मालूम कर सकते हो कि हिज फादर बिलोंग फ्रॉम विच एथनिक ग्रुप एंड मदर बिलोंग टू विच एथनिक ग्रुप। सो वो फिर एक डिटेल स्टडीज़ है, डाटाबेस है, सर्टन एल्गोरिदम आप अप्लाई करते हो तो उससे आपको हेल्प मिल जाता है। फिर फिनोटिपिक एनालिसिस, आप डीएनए प्रोफाइलिंग करने के बाद आपको फिनोटिपिक एनालिसिस मिल जाती है। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल विजुअल, स्किन, हेयर एंड आइरिस कलर, बाल्डनेस, एज एंड हेयर शेप। अब कोई बिल्कुल ही अननोन है बंदा, सीन रेजिड्यू से भागा हुआ है, और जिस तरह के जैनब के केस में था, कत्ल केस में था, उसमें फिर ये होता है कि आपको फिर प्रोफाइलिंग इससे भी मिल सकती है कि उसके जो भी जेनेटिक
एक्सप्रेशंस होती है, जीन एक्सप्रेशंस होती है, उसके आप उसके फिनोटिपिक ज़ाहिर खुलिया जो है वो तरतीब दे सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपको उससे स्किन कलर्स का आइडिया हो सकता है, उसके हेयर्स कर्ली है, स्ट्रेट है, बाल्डनेस है, होगी या नहीं होगी, उसको एज का कुछ आइडिया हो जाता है, हेयर शेप वगैरह। सो ये सारी चीज़ें जब मिलाते हो तो आपको इसको एक फिनोटिपिक उसका खाका जो है वो जहन में आ सकता है, या कुछ सर्टन टूल्स अप्लाई करके आप उसका एक तरतीब दे सकते हो, अप्रॉक्सीमेट एक एस्टिमेशन लगा सकते हो। फिर प्रिडिक्शन आप कर सकते हो माइक्रो आरएनए टेक्निक्स यूज़ करके, कि टिश्यू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, पोस्टमार्टम इंटरवल कितना हुआ है, कि कितनी देर पहले हुआ है, या प्रिडिक्शन स्टेन डिपोजिशन टाइम, आरएनए एनालिसिस वगैरह। और फिर फाइनली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का आपके पास एक अहम काम ये है कि इवन ये एपिजेनेटिक्स में अगर आपके पास कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है और उसमें से कोई एक सेक्सुअल असॉल्ट के उसमें क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होता है, तो उन दो में वैसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन आप जब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हो तो उसमें आप उसको इवन मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब एक कोरोनियल एज की प्रिडिक्शन कर सकते हो उस बंदे की के शुरू से लेकर टाइम ऑफ बर्थ से लेकर अभी तक उसकी एज की अंदाज़ा आप लगा सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यू कर सकते हो, स्लाइवा, ब्लड, सीमन, हैबिचुअल बिहेवियर एंड ड्रग्स कंजम्पशन वगैरह का पता कर सकते हो। और ये हम डीएनए मिथाइलेशन एनालिसिस से फिर ये सारी चीज़ों की डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं बिटवीन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस और बाकी जो उसके फीचर्स हैं एज से रिलेटेड और टिश्यू वगैरह के आइडेंटिफिकेशन में भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हमें हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये मैं बता दूं कि एविडेंस कलेक्शन इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे पास केसेस रिसीव होते हैं फॉरेंसिक लैब में, या जब आप काम कर रहे हैं, जितने हमारे पास आपके पास केसेस रिसीव होंगे, उसमें ज़्यादातर जो एविडेंस इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें चलो सेक्सुअल असॉल्ट तो एक अलग बात है, उसमें बंदे को की डेथ भी हुई होती है, यानी सेक्सुअल असॉल्ट के बाद इस डर से कि बंदा बाद में बता ना दे किसी को, या कोई बाद में क्लेम ना करेगा कर लिया, उसने बंदे ने पहचान लिया उसको कि ये बंदा है जो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, तो वो उसकी उधर ही फिर या गला दबा देते हैं या कोई और किसी टूल से उसको कत्ल कर देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस, खास करके बच्चों में बहुत केसेस, ज़ैनब केस में भी यही हुआ था कि उसका पड़ोसी था, बाद में पता चला, चूंकि उसको पता था कि इसने बाद में बता देना है, तो उसने उसको साथ उसका इस तरह का मामला भी हो गया कि उनकी डेथ काज हो गई। तो बच्चों में इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, लिहाजा ऐसे जो एविडेंस आते हैं तो उसको आपने बड़ी केयरफुली कलेक्ट करना है और उसकी बड़ी केयरफुली एनालिसिस करनी होती है, कि उससे सिर्फ आप मुजरिम को नहीं, जो सेक्सुअल असॉल्ट का मुजरिम है, बल्कि वो एक कातिल भी होता है। और ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि जिसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है इस डर से कि ये इसने पहचान लिया है तो ये बाद में ये मसला ना हो जाए। तो आपने जो मसला है उसके असल रूह तक पहुंचना है, और उसके लिए आपने हर स्टेप्स को बड़ी ईमानदारी से परफॉर्म करना होता है, एविडेंस कलेक्शन को बड़ी ईमानदारी से परफॉर्म करना होता है, और कोई एविडेंस आपसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेक्सुअल असॉल्ट। हियर इज़ द रेफरेंस। यहाँ ये ज़रूरी है कि जो भी इसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जैसे डीएनए एक्सट्रैक्शन वगैरह है, व्हेनेवर वी गेट द टाइम इंशाल्लाह वी विल परफॉर्म दैट एज वेल। अगले किसी लेक्चर में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।